सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया और सरपंच अगर चाहे तो पूरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को एक फ्लो में चला सकता है। सरपंच के पास पावर भी होते हैं और उनका पर्सनल गांव में पकड़ भी होती है, जिसे देसी भाषा में कहे तो हर घर के चूल्हे तक सरपंच की पकड़ होती है। अगर सरपंच सकारात्मक रहे तो गांव को और ग्राम पंचायत को एक नई उन्नति दिला सकते हैं। आज हम हैं जाहोता ग्राम पंचायत, जो जयपुर जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ के सरपंच अपने नवाचार से, अपने कार्यों से और एक वेल एजुकेटेड यूथ पर्सन जिन्होंने इतने विषयों पर काम किया कि जाहोता ग्राम पंचायत अपने आप में एक प्रशिक्षण केंद्र बन गई है और खुद सरपंच एक प्रशिक्षक बन गए हैं। और जाहोता को इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई है। कई तरह के डेलीगेशंस यहाँ विदेशों से, देश विदेशों से आते रहते हैं। तो आज हम आए हैं एक समझदार युवा, वेल एजुकेटेड, मितभाषी सरपंच श्री श्याम प्रताप सिंह राठौड़, जो जाहोता के सरपंच हैं और 2020 में ये निर्वाचित हुए हैं। तब से लेकर के अब तक इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में इस तरह के नवाचार किए कि आज ग्राम पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है। तो आइए आज हम एक सरपंच प्रशिक्षक, सरपंच ही नहीं, कई प्रकार के डेलीगेशन यहां पर आते हैं, सरपंच प्रशिक्षक, ग्राम पंचायत के सरपंच और एक ऐसे कार्यकर्ता जो गांव को एक फ्लो में बहा रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और उन लोगों को यह जरूर देखना चाहिए जो पंचायत के चुनाव लड़ना चाहते हैं, गांव की राजनीति करना चाहते हैं, और या फिर आप सरपंच हैं, तो आप लोगों को यह कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि एक ग्राम पंचायत के पावर क्या है और एक सरपंच क्या क्या काम कर सकता है। तो आइए हम रूबरू होते हैं जाहोता ग्राम पंचायत के सरपंच श्री श्याम प्रताप सिंह राठौड़ जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहला सवाल तो यही है, हमने देखा है राजस्थान स्तर पर कई नेताओं को देखा है, सरपंचों को देखा है कि एक ड्रेस कोड होता है, जैसे तो निर्धारित ही है कि कुर्ता पजामा लगाना है, जैकेट वगैरह लगाना है, और फिर एक रहना है, गाड़ी के ऊपर एक प्लेट लगा के रखना है, इस तरह के कुछ। लेकिन आपको देख करके लगता नहीं है कि आप सरपंच हो, और जैसे होता है ना एक मॉडलिंग करने वाला, जैसे मॉडल हो, इस तरह से आप दिख रहे हैं। तो ये क्या राज है? कभी कुर्ता पजामे में ऐसे देखा नहीं आपको? देखिए, जैसा कि हर किसी पद की एक गरिमा होती है या उसका एक ड्रेस कोड होता है जी। लेकिन अगर हम उस सिर्फ ड्रेस कोड पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कार्य क्षेत्र में वो चीज़ें, वो विफलता सी भी आती है और हम सिर्फ उस ड्रेस कोड का ही ध्यान रखते हैं। अगर मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, यदि मैं कुर्ता पजामा पहन लूँगा और मुझे जाते हुए कोई नाली जाम मिल गई, अब उसे मुझे साफ करना है तो वो मैं कुर्ते में करने हुए 10 बार सोचूंगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल रहूंगा या नॉर्मल लोअर टी शर्ट में जो मेरा मेन पहनावा जो है मैं उसमें रहता हूँ, तो कहीं भी जाते हुए उसको साफ कर देते हैं। आप नालियों को साफ कर देते हैं? हाँ, चलते हुए? नहीं, हमारा पूरा गाँव ऐसा ही है। नहीं, आप सरपंच हैं, सरपंच मतलब हर जगह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये आपको जाहोता में जो सबसे अच्छी बात सीखने की, या मैं जो नए जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि सरपंच बने तो ऐसा बने कि आपको कोई सरपंच ना समझे। और अगर जो सरपंच नहीं है, जो गांव के हमारे जो लोग हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं सरपंच से कम भी ना समझे। हाँ, इस प्रकार की अगर आपकी रूपरेखा बनती है या आपका जो व्यक्तित्व इस प्रकार से आगे आता है तो लोगों के लिए सहजता होती है। ग्राम पंचायत का सेवक होता है एक तरह से। जी, एक्चुअली होता भी यही है। अगर हम कई बार हम बात करते हैं कि सरपंच की तनख्वाह नहीं होती, बड़ी सैलरी नहीं है, पेंशन नहीं है, तो एक सेवा का पद है ये। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो सेवा के भाव से आना चाहिए और अधिकारों की चिंता कम करे और कर्तव्यों पे ज्यादा ध्यान दे। बिल्कुल, ये हमारी परंपरा रही है देश की कि यहाँ पर अधिकारों के लिए नहीं, कर्तव्यों के लिए लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई है। बहुत अच्छी बात बताई सर। तो ये सतत विकास लक्ष्य ऐसा कुछ सुनते हैं, मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे जो सरपंच भाई हैं और जो सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो इसको जरूर सुने, देखें कि ये सतत विकास लक्ष्य ये क्या है। इसका इंग्लिश भी बताइए आप, और क्या है इसके बारे में? ये आपने जो पहला ही जो सवाल पूछा वो इतना, मैं कहूँगा इतना आज के युग को देखते हुए, आज पंचायती राज को हम देखते हैं तो इतना महत्वपूर्ण विषय ये है कि आपने उस विषय को, जो अनछुआ विषय मैं कहूँगा, और जो शायद ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे उनके लिए नया विषय हो सकता है। ये जो हम जानते हैं कि जैसे हमारी ग्राम पंचायत जहाँ होता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व की भी एक पंचायत होती है जिसको हम यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं।
तो जिस प्रकार से हम 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं या हमारे कुछ विजन होते हैं, हमारे कुछ न कुछ टास्क हम जो लोग लेते हैं, हम गोल्स स्थापित करते हैं, वैसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी मिलकर एक गोल्स बनाता है जो आने वाले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए बनाता है। तो इस बार जो उन्होंने जो गोल्स बनाए हैं 2030 तक, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम कहते हैं, जो कि 17 उन्होंने बनाए, 17 वो आइडेंटिफाई की हैं। अब उन 17 को तो हम, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत हर चीज़ को शॉर्टकट में करने की सोचता है। तो उन भारत के जो उन्होंने जो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बनाए हैं, वो 9 उन्होंने बनाए हैं और उनमें उन 17 को समावेशित किया है। अब जब बात आती है कि इनको हम बना तो लिए, लेकिन इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट इस पे कैसे हो, तो उसके लिए ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा। हाँ, नीचे अंत्योदय का एक तरह की बात आती है, जब धरातल पे ये कैसे लक्ष्य हासिल हम कर पाए, तो उसके लिए पंचायतों को ये जिम्मेदारियां दी गई और उसके तहत 9 लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे स्वच्छ पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन विलेज होता है, उसके अलावा अपना इंफ्रा के ऊपर जितना भी काम होता है वो होता है, वाटर सफिशिएंट पे काम होता है, गुड गवर्नेंस पे काम होता है, वुमेन फ्रेंडली। तो इस प्रकार से 9 विषय इन्होंने निर्धारित किए और इसका सबसे महत्वपूर्ण ये वजह है कि इसमें सर्वांगीण विकास एक गांव कहा जाता है। और जो इसमें और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही, जो सरकार ने, मैं राजस्थान सरकार या भारत सरकार की बात करूँ तो उन्होंने जो 9 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, नहीं, मैं एक बार बीच में टोकना चाहूंगा आपको, क्या ये सारे यहाँ जाहौता में हो रहे हैं, सब पे काम हो रहा है? हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे बताते हुए गर्व भी होता है कि जाहौता अभी राजस्थान की एकमात्र पंचायत है जहाँ पे इन्हें 9 लक्ष्यों पे काम पूर्व में भी किया जा रहा है, पूरे राजस्थान में। जी। अच्छा। अभी तक क्या होता है, सरकार कई 1 या 2 विषय ऐसे लेते हैं, तो उस पे जो किसी को लगता है कि मैं इसमें थोड़ा मेरी अनुकूलताएं हैं या मेरे लिए थोड़ा इजी अप्रोच है, तो वो 1-2 विषय पे करते हैं। लेकिन हमने कहा कि हम तो 9 पे काम करेंगे और एक गाँव को सर्वांगीण विकास करके हम दिखाएंगे। और गांव वाले इसमें सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल। पहले तो सहयोग के लिए उनको एक समझ आया, जब जैसे हमारी ग्राम सभा होती है तो हम 9 लक्ष्यों के बारे में बताते हैं। ग्राम सभा भी कराते हैं आप? ग्राम सभा तो अनिवार्य है सर, मैंने तो देखी नहीं मेरे जीवन में कभी। हमारे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फुटेज और दूंगा कि हमारी ग्राम सभाएं, उसके अलावा हमारे यहाँ रात्रि चौपाल होता है जो कि महत्वपूर्ण तरीके से होता है, उसके अलावा हमारे यहाँ वार्ड सभाएं भी होती हैं। इसकी जरूरत क्या है, अगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ, या जो नए जो हमारे जो चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं, जो गांव को आगे बढ़ाने के जो प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक मैं से हम की यात्रा पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि निर्णय वाला व्यक्ति अगर मैं होगा ना, तो वो निर्णय कहीं ना कहीं विफल होंगे। लेकिन अगर निर्णय करने वाले हम हो जाते हैं ना, पूरा गांव उसमें सहयोग तो फिर वो उनको लगता है। क्योंकि कई बार लगता है कि पंचायत, हम कई बार देखते हैं पंचायतों में फुटफॉल नहीं हो पा रहा। फुटफॉल ना होने की वजह यही है कि लोगों का पंचायत के प्रति विश्वास नहीं है। हाँ। उनको लगता है कि ये तो वही सरपंच है जैसे पहले है। और एक मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को, किसी प्रतिनिधि को वोट देता है ना, तो मात्र वोट नहीं देता है, वो अपनी अपेक्षाएं देता है कि शायद इस बार होगा जो हमारे लिए काम करेगा, भरोसा देता है, तो वो भरोसा देता है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको कैसे वो करें, तो उनको कैसे हम सम्मिलित करें। और इस जितनी भी योजनाएं हम बनाते हैं या जितने भी जीपीडीपी हम बनाते हैं, उसमें जब तक सबकी समस्या नहीं आएगी, जब तक आप सर्वांगीण विकास की बात कैसे कर सकते हैं, या कैसे आप ये कह सकते हैं कि एक गांव आगे बढ़ेगा, उससे तो कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो समस्या तो आई होगी गाँव में, लोगों को जोड़ने में, समझाने की, अरे यार क्या बकवासबाजी है, क्या है, इस तरह की तो बातें आई होगी। कैसे हैंडल किया आपने फिर? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप तो काफ़ी विद्वान हैं, क्योंकि जीवन में हम कोई भी नवाचार करते हैं तो हमें 2 सीढ़ियाँ पहले पार करनी पड़ती है। जो पहली सीढ़ी होती है वो विरोध, हास्य की सीढ़ी होती है। हंसते हैं आप पहले कुछ भी नया करेंगे तो सबसे पहले आप पर हंसा जाएगा। अगर वो सीढ़ी कोई पार कर लेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस पहली सीढ़ी में थक जाते हैं, वो कह मेरे पे हंसेगी, तो वो कुछ नवाचार करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दूसरी सीढ़ी आती है विरोध की। आप उस सब सीढ़ी से सफलता से पार कर लेंगे तो आपको फिर विरोध को आपको झेलना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि जो इन 2 सीढ़ियों को पार कर गया लोग, उसको फिर तीसरी सीढ़ी सहयोग की मिलती है, सब साथ हो जाते हैं। फिर उसके साथ होंगे, फिर लग जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है, हमारे लिए कुछ करना चाहता है। फिर लोगों का हुजूम जुड़ता है और वो मैं से हम की यात्रा पूरी हो पाती है। तो सर, ये सब जो इन लक्ष्यों पे काम कर रहे हैं आप, किया है आपने, है ना, और कह रहे हैं कि राजस्थान की पहली पंचायत है जिसने किया है, तो सरकार आपसे कुछ लाभ ले रही है इसके? भाई आप जैसे क्या क्या लाभ ले रही है आपसे सरकार? कहीं और भी तो इनको इम्प्लीमेंट कराना चाह रही होगी, तो क्या? जी बिल्कुल, ये मैं तो मेरा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि इसके विषय में मुझे ट्रेनिंग दिलवाई गई दिल्ली में, और उस ट्रेनिंग का प्रतिफल ये हुआ कि आज यही ट्रेनिंग मैं और पंचायतों में जाके दे रहा हूँ। और मैं कहूँ तो भाई सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आज
भारत के 4 राज्य हैं जहाँ कर मुझे विशेष राजस्थान भारत सरकार की तरफ से मुझे चयन किया गया है। तो 4 राज्यों में जाते हैं प्रशिक्षण देने के लिए? 4 राज्य हैं, जिसमें मुख्यतः अपना उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड अभी चुनाव समापन हुए हैं, वहाँ नए सरपंच और नई पंचायतों। अभी हाल ही में आप उत्तराखंड गए थे ना? जी। तो उसमें क्या होता है, क्या नए सरपंच का विजन होना चाहिए, कैसे ग्राम सभाएं होनी चाहिए, कैसे हम जो 9 LSDGs के बारे में उनको हम बताते हैं, कैसे उनको हम जो GPTB कैसे बनती है उसके बारे में, और सर्वांगीण गांव का विकास कैसे हो, उन सभी विषयों पर उनको हम ट्रेनिंग करते हैं। और कैसे हम अल्प बजट में, कई बार क्या होता है कई जगह पर बड़ा बजट होता है तो वहाँ कई चीज़ें आसानी से हो जाती है, लेकिन कम बजट में कैसे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और कैसे लोगों की सहभागिता हम पंचायत में स्थापित करें, उस विषय में हम तो फिर तो बहुत सारे फोन कॉल्स वगैरह आते होंगे आपके पास रहे? अब फोन कॉल्स बिजी व्यस्तता, मतलब वर्कलोड। लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये करता हूँ ना, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, जैसे आप भी खुद एक अध्यापक रहे हैं कि हम खुद अच्छा पढ़ेंगे ना तो ही हम अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो इसका मुझे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो उसकी तैयारियां करता हूँ। जैसे हम हर राज्य के अपने अपने पंचायती राज के नए नियम हैं, जैसे आज कहीं सरपंच कहते हैं, कहीं पे प्रधान कहते हैं, कहीं पे सब नियम अलग है। तो मैं जिस राज्य में भी जाता हूँ तो उसकी मैं पूरी स्टडी करनी पड़ती है, फिर उस राज्य के हिसाब से उसके अनुरूप हमें वो बातें उनको, फिर आपको यहाँ काम भी करने पड़ते हैं कि यार कोई पूछ लेगा कि ये आपने किया कि नहीं किया। सही बात है, काम करना भी पड़ता है और कई जगह तो ऐसा होता है काम दिखाना भी पड़ता है कि आपने कैसे किया। तो हमारी PPTs हम बना के रखते हैं, वीडियोस हमारे होते हैं जो उनको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। हाँ, तो वो तैयारी के साथ हमें जाना पड़ता है। और आप समझिए कि अगर तैयारियां करनी पड़ेगी तो हमें कुछ करना भी पड़ेगा। तो इसका मुझे व्यक्तिगत तो बड़ा लाभ मिला है। अच्छा सर, एक अनोखी चीज देखी हमने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, देखा था कि आपने बाल संसद स्थापित कर रखी है। एक लड़का जो कह रहा था मैं पर्यावरण मंत्री हूँ, ये क्या था, मतलब किस तरह से इसके क्या फायदे हो रहे हैं आपको? ये देखिए, सरकार ने निर्धारित किया था, अभी हमारे जो सेक्रेटरी थे पूर्व में जो रवि जैन सर, वो काफी एक्टिव थे, तो उन्होंने ये किया कि भाई हर ग्राम पंचायत में एक तो महिला शक्ति समूह बने जो कि महिलाओं की आवाज उठाए, जिसमें साथ ही इनको जिम्मेदारी दी। उसी के साथ साथ बाल पंचायत अनिवार्य रूप से बनाना उन्होंने निर्धारित किया। क्या उद्देश्य होते हैं इसके? इसका एक्चुअली उद्देश्य ये है कि जो हमारी आबादी है उसका 35% हिस्सा वो है जो 18 वर्ष से कम है। अच्छा, बालक हैं, बच्चे 18 वर्ष से कम बच्चों को मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे। एक सरपंच या जनप्रतिनिधि देखता है कि जो वोटर होंगे वो हमारे सहयोगी बने या वो। हाँ, तो बच्चे जानते ही नहीं सरपंच कौन है। सरपंच कौन है कई बार जानते नहीं, लेकिन जाहोता में आप जाएंगे तो एक बच्चा यहाँ पे जान रहा है कि सरपंच कौन है, या उनके भी कार्यकारिणी पूरी बना रखी है। तो इसमें सरकार ने निर्धारित किया कि एक सरपंच बने, एक उप सरपंच बने और हर वार्ड से 2 बच्चे सदस्य बने। लेकिन हमारे जो सरपंच बनी, क्योंकि जेंट्स अगर सरपंच होता है तो कोई बालिका ही वहाँ पे वो जो बाल सरपंच बनेगी, ये निर्धारित उसमें होता है। और उसके साथ ही वो कैसे आगे डेवलप करें बच्चों, कैसे जो हम किसी को बच्चों को जिम्मेदारी समझते हैं लेकिन वो जिम्मेदार कैसे बने, वो एसेट्स के रूप में कैसे उभर के आए, बचपन से ही उनमें कैसे लीडरशिप, राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित भावना पैदा करें, राष्ट्र के प्रति, गांव के प्रति, समाज के प्रति, स्वयं के प्रति और पर्यावरण के प्रति। हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो वो गांव में जहाँ कहीं भी कचरा फैलाएंगे, पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसमें क्या रहा कि हमारे गांव में एक कदम आगे चले, उन्होंने सरपंच उप सरपंच के साथ विभाग भी बनाए। अच्छा, उन्होंने 3 विभाग निर्धारित किए और पहला इन्होंने बनाया स्वच्छता डिपार्टमेंट, जिसमें इनका स्वच्छता मंत्री खुद का है। अच्छा, बच्चों पर्यावरण पे काम करेंगे तो पर्यावरण मंत्री इनका खुद का है। अच्छा। तीसरा इन्होंने रखा उसमें खेल मंत्री, भाई बच्चे आजकल इंडोर गेम्स या मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं तो कैसे बाहर बच्चे आए, उसके लिए इनका एक खेल मंत्री भी बना है। तो आज ये 3 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। जैसे ये हर उत्सव मनाते हैं, जैसे अभी कोई भी हमारा त्योहार होता है, जैसे अपन विश्व पर्यावरण दिवस माने, तो पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो कहाँ मनाया जाएगा, वेन्यू कहाँ रहेगा, गेस्ट कौन रहेगा, एंकर कौन रहेगा, क्या एक्टिविटीज उसमें होनी है। तो मंत्री महोदय कभी आपको भी सवाल पूछ लेते हैं क्या किसी तरह के? उनका सवाल भी होते हैं, फिर सब सुझाव उनके अच्छे आते हैं। अच्छा, क्योंकि कई बार हम लोग क्या है, हम जैसे आयु में हो गए तो हमने दुनिया घूम ली, देख लिए, तो हमने अपना माइंड सेटअप कर रखा है, भाई बड़े हो गए अपन। हाँ, बड़े हो गए, हमने माइंड सेटअप कर लिया कि इसका इलाज यही हो सकता है या नहीं हो सकता। बच्चों के पास इतने अच्छे इलाज है। जैसे हमारे अभी प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान हमने चलाया, तो हमने सोचा कि प्लास्टिक का विकल्प क्या होगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम ऐसी जो बिस्लरी की बोतल्स होती है उसमें हम प्लास्टिक की जो रेपर्स हैं उसको इकट्ठा करके हम पैक करें और हम पंचायत में लाएंगे, तो पंचायत हमारा क्या सहयोग कर सकती है। तो हमने पूछा भाई बताइए आपको क्या सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें एक 5 स्टार चॉकलेट या कुछ भी हमें उसके बदले में कुछ आप दो तो हम वो इकट्ठा करके लाएं। अब आप सोचिए, अगर रिश्वत ले रहे थे क्या मंत्री जी? रिश्वत नहीं, वो अपना मेहनताना ले रहे थे। अब वो सोचिए आप, वो एक बोतल में इतनी प्लास्टिक आ जाती है, अगर उस एक बोतल को हम बिखेर देना तो ये पूरा परिसर गंदा हो सकता है। लेकिन आज वो
कितना कितना हमारे गौ माता के पेट में जा रहा था, कितना वो प्लास्टिक जमीन में जाके, आज हम जल संरक्षण की बात करते हैं, कितनी एक प्लास्टिक की लेयर बन रही जो पानी जमीन में नहीं जा सकता। आज एक छोटे से बच्चे ने उसका साधारण से उपाय में कितनी प्लास्टिक इकट्ठा कर ली। आज हमारे पास 100-150 प्लास्टिक की बोतल्स वो इकट्ठा हो चुकी। मैंने पूछा भी अब इनका क्या करें, तो उनका सपना है कि हम विद्यालय में या तो इसका शौचालय बनाएंगे या जो हमारे पेट्स मतलब जो पालतू जानवर है जैसे कोई डॉगी वगैरह, अगर उसके घर बनाएंगे। क्या बात है। तो आप सोचिए कि बच्चों का कहाँ है। अभी उन्होंने सीड बॉल्स का एक, मेरे को पता नहीं था सीड बॉल्स क्या होते हैं, उन्होंने कहा हम सीड बॉल्स पे काम करेंगे। तो पर्यावरण मंत्री है हमारा माधव, उसने कहा कि हम सीड बॉल्स बनाते हैं, तो हमारे यहाँ दादर वगैरह धाम है, तो वहाँ पर तो सीड बॉल्स उन्होंने खुद अपने यहाँ से खाद वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा करा है, उन्होंने बीज अपने अपने घर से लेके आए हैं, फिर काली मिट्टी में उनको सीड बॉल्स बनाई है और बॉल को यहाँ से बॉल टाइप बना दिया, बॉल बना के और उसको फेंका। तो मैंने पूछा यार बीज है आप, तो इस बीज को आप वैसे ही फेंक दो। उन्होंने कहा अगर आप बीज वैसे फेंकेंगे तो उनका नॉलेज देखिए आप, वो कहते हैं अगर फेंकेंगे इसको कोई पक्षी खा जाएगा, कोई जानवर वगैरह खा जाएगा, तो वो पेड़ लगेगा, उसके ऊपर मिट्टी नहीं आएगी, उस पे मिट्टी, तो जैसे वो पानी में संपर्क में आएगा वो पेड़ अंकुरित होकर दादर में ऐसे महाराज जी के हमारे जो भवानी दास जी हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने वहाँ पे लगभग हजारों वो सीड बॉल्स उन्होंने बच्चों ने करके करे। तो ऐसे ऐसे नए नवाचार हमें उनके साथ देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। ये राजऋषि जाहोता, राजऋषि किचन, राजऋषि ये क्या ब्रांड है राजऋषि? देखिए सर, जितना भी हम बात करते हैं, अभी तक जो सरकारें बात कर रही है, जो गाँव में जो बातें हो रही है, वो सिर्फ भौतिकता पे हो रही है। इंफ्रा पे हम बात करेंगे, भवन बना देंगे, रोड्स बना देंगे वो, लेकिन मेन क्या है, आज अगर इनको सस्टेनेबल रखना है तो उसके लिए हमें आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ेगी या मूल्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने ये देखा कि एक ऐसा गांव हम बनाए जो राजा जितना समृद्ध भी हो, अपने आप में समृद्ध हो, ऋषि जितना विद्वान भी हो। तो हमने एक राज ऋषि शब्द को, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा जो हमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मिला। अच्छा। उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें राज ऋषि जैसे गांव बने। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने हमारे गांव को एडॉप्ट भी किया है और उनके माध्यम से हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चालू किया कि कैसे वैल्यू जनरेट करें, क्योंकि कोई भी सक्सेस व्यक्ति होता है तो इस सक्सेस पे पहुंचना आसान होता है, लेकिन उस पर सस्टेनेबल रखने के लिए, उस पर निरंतर बने रहने के लिए हमें उस पर अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है। आज हमारे पास मोदी जी या योगी जी ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं जो अध्यात्म के भरोसे आज लगातार उस पर उतनी काम कर रहे हैं, उस ऊर्जा से काम, वो कनेक्टिविटी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, एक अलग एक पावर होता है वो वहाँ से मिल पाता है। तो जाहोता पंचायत केवल प्रशासनिक इकाई नहीं रही है, आपने इसको एक सामाजिक परिवर्तन की धुरी बना दी है। तो सरपंचों का तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, आपको कैसे आइडिया आया और किस तरह से मतलब परिवर्तन ला पाए आप? देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सरपंचों का ध्यान नहीं रहा। आज अपने भारत में हम राजस्थान की बात करें, काफ़ी अच्छे अच्छे सरपंच जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। सामाजिकता की जहाँ पर बात होती है तो मैं एक बात करूँ कि आज अंत्योदय, आपने एक शब्द यूज लिया, बहुत प्यारा शब्द है कि हर व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुँचे। तो अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा, अगर सरपंच की मेन ध्युरी अगर समझे तो वो यही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आमजन तक किसके माध्यम से पहुँचेगी। तो वो जो माध्यम है वो ग्राम पंचायत हो सकती है, या एक सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि मेरे यहाँ पर कोई अपाइज है और उसकी अगर उसको पेंशन नहीं मिल रही है तो मैं उसमें कैसे सहयोग करूँ, या कोई वृद्ध है जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता तो मैं कैसे करूँ। तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत तो ये सब चीज़ें आती हैं। और एक हम जब समाज की बात करते हैं तो समाज में क्या, हमने आजकल धर्म या जातियों में हमने बांट दिया। हमने भी हमारे गांव को बांटा है, लेकिन हमने आयु वर्ग के आधार पे बांटा। अच्छा। हमने बुजुर्गों का एक संगठन बनाया अलग से, सेवानिवृत्त, हाँ, उसमें 63 अपने बुजुर्ग वो है, उसमें अध्यक्ष हैं, सारी उनकी वो है। आज वो हर व्यक्ति 200 रुपये प्रति माह का इकट्ठा करता है। अब जो पैसा इकट्ठा कर रहा है उसको बच्चों की शिक्षा पे या पंचायत के या गाँव के विकास पे वो कार्य कर रहा है। तो आज एक ऐसा संगठन जो घर में बैठ जाता था, जो कहीं ना कहीं एक बोझ तले दब रहा था, जब घर में भी रहता तो आप देखते हैं कि कहाँ बैठे, तो उनके लिए हमने एक बुजुर्गों की एक जगह बनाई है जिसको सांझ नाम दिया है। अच्छा, हाँ, मैंने देखा वो आपने बना करके तो सांझ के नाम। वो बुजुर्ग उसको मेंटेन करते हैं, उसमें पंखे लगाना है, पंचायत ने बना के दिले, उसको कैसे मेंटेन करें वो बुजुर्ग वो कर रहे हैं। उनके न्यूज़पेपर्स वहाँ पे आते हैं, उन्होंने पंखा लगा दिया, लाइट लगा दिया, वहाँ के जो पेड़ों में पानी देने का सारा काम वो बुजुर्ग कर रहे हैं। वहाँ गप्पे मारते हैं बैठ के, हाँ, गप्पे भी मारते हैं, आध्यात्मिक बातें भी करते हैं। और जिम्मेदारी बना दी आपने, एक तरह से गाँव की जिम्मेदारी। जो बाल पंचायत है, अब आप सोचो कि बच्चे अगर उन बुजुर्गों के साथ बैठ कर 1 घंटा समय व्यतीत करेंगे तो उनको कितनी नॉलेज बढ़ेगी। इसी के साथ हमने महिला शक्ति समूह बनाए। हाँ। अब महिला शक्ति समूह में भी हमारी, हाँ, ये महिला कौशल विकास कार्यक्रम चला रखे हैं आपने। हाँ, और जैसे महिलाओं को आप बाहर निकाल लाए और एक तरह से बहुत सारे कामों में उनको इन्वॉल्व कर दिया, ये कैसे? देखिए, महिलाएं क्या होती है, जैसे मैं आपको इसके पीछे एक स्टोरी बताऊं। जब मैं सरपंच बना, उसके तीसरे दिन एक रेखा बुनकर हमारे यहाँ पर एक महिला आती है और वो रोती हुई में कहती है कि सरपंच साहब हमारी मदद करें। तो मुझे उस दिन लगा कि ये ऐसी महिला एक तो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन ऐसी कितनी महिलाएं मेरे गांव में होगी जिनको आज पंचायत की या उनको आर्थिक उत्थान की आवश्यकता होगी।
उस दिन से हमने प्रण किया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है। तो फिर तब से हमने महिला शक्ति समूह बनाए और एसएचजी ग्रुप्स हमारे यहाँ एक भी नहीं था। आज हमारे यहाँ पर 23 एसएचजी ग्रुप्स है, जिसमें 16 तो वेल एक्टिव ग्रुप्स है। अब आप सोचे प्रति एसएचजी में एक में 10 महिलाएं हैं। आज वो महिलाओं का कितना आत्मसम्मान बढ़ता है। उनको शुरू में 50,000 लोन मिलता है, आज 50,000 से 2 करोड़ तक वो लोन एक पंचायत में, एक बीओ तक पहुंच सकता है। अब उनसे आज हमारी बदाम वर्मा है जो कि किसी एक सफाई का काम करती थी, आज वो खुद अपने घर पे उस एसएचजी ग्रुप्स के माध्यम से टेबल लगाकर आज और 4 महिलाओं को एक महिला रोजगार दे रही है। हाँ, आज एक हमारी जो प्रीति जांगड़े जो विडो है, आज उसने 2 भैंस खरीदी है, उससे अपना दूध का पशुपालन लोन मिल गया उससे, और उससे वो काम कर रही है। आज कितने मिलेट्स के प्रोडक्ट्स हैं। आज एक महिला है जिसने हमारे ये ओवन खरीदा है, उससे अपना मिलेट्स बना रही है, मोमबत्तियां बना रही है। और अभी जो आपने अगर आज की न्यूज़ देखी हो तो उसमें भी एक बहुत अच्छा हमारा एक आर्टिकल छपा जिसमें हर महिला रोजगार की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से कई चीजें यहाँ पे बदली है। जाहोता में भी कुछ दिनों पहले युवा अभियंता भी यानी इंजीनियर्स भी आए थे ना, उनको भी आपने प्रशिक्षण दिया। तो इस जाहोता को प्रशिक्षण केंद्र बना दिया आपने एक तरह से, तो ये कैसे संभव हो पाया या कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको, किस तरह से? प्रेरणा भी मैं कहूँगा सरकार की ये प्रेरणा थी। इसमें पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, जिसको पीएलसी बोलते हैं, पंचायत लर्निंग सेंटर्स, ये भी माननीय रवि जैन जी का एक इनिशिएटिव था। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम हर जिले में 2 पंचायतों को नियुक्त करके उनको सेलेक्ट करके वहाँ पर अपन पंचायत लर्निंग सेंटर्स बनाए। तो ऐसे अपने 33 जिलों में लगभग 66 बनेगी। इसमें जाहोता को प्रायोरिटी मिली। अपने अगर जयपुर जिले की बात करें, एक बेगस एक पंचायत है, वो इसके लिए दूसरी पीएलसी के लिए तैयार करने के लिए उसकी सरकार प्रयास कर रही है। अभी तक ये रूडला जी सरपंच साहब है वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पर भी उस पंचायत को रूपनारायण जी। तो इस प्रकार की चीज़ें। तो पंचायत लर्निंग सेंटर का मतलब पंचायतें कैसे काम करती है, कैसे जीपीडीपी बनाने से लेकर पूरा उसका बजट कितना है, पारदर्शिता कैसे रहे, सुशासन कैसे स्थापित करें, वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। और कैसे उसको, क्योंकि नए सरपंच बनते हैं तो कोई ट्रेनिंग विशेष होती नहीं है, क्योंकि सरपंच तो अभी हम देख रहे हैं, अभी मौसम जो चल रहा है, खूब सारे निकल गए, कई लोग आ रहे हैं, तो सबका उद्देश्य यही रहता है कि मेरे गाँव को मैं ये करूँ। लेकिन सरकार ने हर चीज़ निर्धारित कर रखी है। उसमें टाइड और अनटाइड फंड उन्होंने सरकार ने तय कर रखा है कि ये पैसा आप सैनिटेशन में लगा सकते हो तो आप उसी में लगा सकते हैं। तो कई सरपंचों को मैं कहूंगा कि इसमें बजट का निर्धारण सरकार करती है, उसको उपयोग में कैसे लेना है वो एक सरपंच की निष्ठा पर निर्भर करता है। हाल ही में एक डेलीगेशन आया था पोलैंड से, हमने देखा था। तो सर विदेशों से भी डेलीगेशन आ रहे हैं, अब तक कितने देशों से आ चुके हैं? अब तक मुख्यतः यहाँ पे जैसे अगर देशों की बात करें, लगभग 7-8 देशों से आए हैं। पोलैंड से आगे, यहाँ पे फ्रांस से आगे, जर्मनी से आगे हमारे सीडार्ट एक संस्था है, उसके माध्यम से हमारे जर्मनी से भी, जो उसको जर्मनी से संचालित है, तो हैंस सेडल फाउंडेशन। तो ये लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि भारत की अगर स्थितियाँ देखें, चलो हम तो जयपुर के पास है, थोड़ा वेल डेवलप्ड हो गया या थोड़ा सा जानते हैं तो उन विषयों पे काम कर लेते हैं, लेकिन कैसे हम और गाँव पे भी इम्प्लीमेंट करें, तो इसके लिए देश विदेश के लोग। और यहाँ पे विजिट्स की तो हम बात करें तो मुश्किल से 7 दिन नहीं होते, कोई नया सरकार के भी जितने विजिट्स होते हैं वो भी जाहोता में नहीं। इससे जो विजिट करने आते हैं उससे तो एक आपका नाम बन रहा है भाई, जाहोता पंचायत है, इससे फायदा कैसे मिलता है आपको? क्या फायदा ऐसे मिलता है? जैसे हम एसएचजी व्यस्त हो जाते हैं गांव वाले उल्टे ज्यादा। नहीं, देखो अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ। हाँ, वैसे तो मेहमान आते हैं अपने। मारवाड़ी में कहावत है ना कि करोड़ों ने करोड़ों भी खेदे ना तो भी उसका मनोबल खूब बढ़ जाता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ जब आते हैं तो आप सोचिए, पहले कभी फॉरेनर्स यहाँ थे ही नहीं, आज फॉरेनर्स आते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये लगता है कि गाँव वालों को ये लगता है कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं कि ये देश विदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। फिर दूसरा, कोई भी व्यक्ति आता है ना किसी भी गाँव से, तो जैसे पर्यटन अगर बढ़ता है तो गाँव का आर्थिक उत्थान भी उससे होता है। जैसे अगर इसको मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं तो हमारा एक राजऋषि किचन यहाँ पर हम चलाते हैं। अब उसमें भोजन की व्यवस्था है। अब वो 10 महिलाएं हैं गांव की, जो एक एसएचजी ग्रुप है, सामोद माता जी ग्रुप, उसकी महिलाएं उसको रन करती हैं। अब बाहर से कोई विजिट्स आता है तो आएगा तो यहाँ भोजन भी करेगा। अब आज वो जो भोजन करता है उसकी एक निश्चित राशि होती है। अब आप सोचिए, वहाँ इतना शुद्ध भोजन मिलता है जो पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है। अब वो जो फॉरेनर्स आते हैं या कोई भी विजिटर्स आते हैं, उनको वो भोजन ही इतना प्यारा लगता है। अब आप उससे 2 ही फायदा होता है, एक तो हमारा शुद्ध भोजन वहाँ मिल गया, दूसरा उन महिलाओं का आर्थिक उत्थान उससे संभव हो जाता है। उनको आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाएं जा रही है, जितना अर्न होता है वो सब महिलाओं में बढ़ जाता है। तो एक महिलाओं को कितना अच्छा रोजगार उससे। प्राकृतिक खेती पर भी आपने काम किया है, ये तो एक तरह से अलग ही देखा मैंने जी। एक्चुअली प्राकृतिक खेती, जैसे कई बार हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती ऐसी खेती है जिसमें किसान का जो फाइनेंशियली जो उसका वो है वो बढ़ रहा है। अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें कि प्राकृतिक तरीके से खेती कैसे हो, तो प्राकृतिक तरीके से हम प्राकृतिक उत्पाद उसमें बनाते हैं, जो मुख्यतः गाय आधारित खेती होती है। उसमें भी हम एक 5 लेयर मल्टीक्रॉपिंग का, अपने राजस्थान का पहला यहाँ पर एक मॉडल बना है। तो उस मॉडल में क्या होता है कि हम एक ही क्रॉप में 5 फसलें लेते हैं।
क्योंकि अभी आप देखिए जैसे किसान एक चीज़ उगा रहा है, जैसे अभी हम पिछले साल की बात करें तो मूंगफली उगाई थी, अब मूंगफली में सफ़ेद लट लगी। अब सफ़ेद लट लगने की वजह से मूंगफली को लोगों ने उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। उसका प्रतिफल ये होगा इस बार मूंगफली की उपज कम हो पा रही है, लोग लगाना ही क्योंकि लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम ये प्रयास करते हैं कि कैसे हम गोकृपामृतम के माध्यम से हमारा जो प्राकृतिक तरीके हैं उनको हम कैसे अपनाते हुए वो खेती करें। अब कई बार ये लगता है कि भाई प्राकृतिक खेती करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँ अगर आप निष्ठा से किया जाए, आपको सिस्टम पता हो, उसके तरीके आए, आप आराम से बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। तो उसके प्रशिक्षण के लिए क्या करते हैं, बाहर से कुछ प्रशिक्षण के लिए नहीं, हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, हमने एक पूरा मॉडल बनाया है यहीं तो पे किसान है जो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी देखे तो वो अगर चाहें कि भाई हम प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं या बहुस्तरीय खेती क्या होती है, उसको कैसे तरीके कर सकते हैं, कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, कैसे हम छत पे खेती करते हैं, उन सब का एक मॉडल यहाँ पे राजऋषि आदर्श वाटिका के नाम से हमने यहाँ पर हमारे यहाँ भगवान साय जी छिपा है उनके यहाँ पे हमने बना रखा है। सर महिलाओं के बारे में फिर से बात करूंगा मैं कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर आज भी हम 21वीं सदी में हैं, आज भी ग्रामीण स्तर पर लोग बात करते हुए कतराते हैं, शर्माते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और बालिका जन्मोत्सव आपने मनाया और महिलाओं के लिए त्योहार जो हैं उनके वो किया, तो ये मतलब एक अलग है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए महिलाओं की जब हम बात करते हैं ना तो कई बार हम सोचते हैं कि देखो महिला की मदद महिला को करने की आवश्यकता है। अगर हम आप अपने अपने घरों की हम बात करें तो महिला की सबसे पहली दुश्मन एक महिला ही होती है। अगर महिला अपने घर से कदम बाहर रखती है तो उसको शायद जो पहले वाला टोकने वाला व्यक्ति होगा तो वो एक महिला ही होती है। तो हमने इसके लिए बदलाव करने का प्रयास किया कि कैसे हम महिला दिवस के माध्यम से महिलाओं को अवेयर करें। उस महिला दिवस में हम क्या करते हैं, 5 मुख्य अतिथियों के रूप में 5 महिलाओं को बुलाते हैं जो हर डिपार्टमेंट से होती है। स्पिरिचुअल भी उसमें होते हैं, अपने हेल्थ से डिपार्टमेंट से भी होती हैं, उसमें अपने डिफेंस से भी होती हैं और अपने जो NGOs वगैरह होते हैं उनसे भी होते हैं। तो वो महिलाएं आके बताती है कि कैसे हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। अब उन महिलाओं को जागरूक करना और उनको सारा कुछ करना। आज अपन बात करते हैं कि जैसे अभी आपने एक हाइजीन की बात करी तो महिलाओं में हम देखते हैं तो ये बड़ी समस्या है, तो वो महिला बोल नहीं पाती, लेकिन हमने उनको एक ऐसा मंच दिया कि हमारी व्यक्तिगत समस्या है और इसको हम बोल सकते हैं। तो अब बोलेगी जाहो तक की महिलाएं, तो हमने ऐसे कार्यक्रम भी वहाँ चलाए। तो उसमें हम पुरुष जो डॉक्टर्स होते हैं उनके सामने महिलाएं अपनी बेबाकी से अपनी बात रखती है, तो उनसे उनका मनोबल बढ़ा। ये वास्तविक महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण एक्चुअली यही है। हम कई बार बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जब हम महिलाओं को इस प्रकार से करते हैं कि महिलाओं को मोटिवेट कैसे करें, तो हम कहते हैं कि महिला 3 शब्दों से बनाए। मैं का मतलब है ममता, ही का मतलब होता है हिम्मत और ला का मतलब होता है लाज। क्या बात? जहाँ पर इन तीनों चीज़ों का समावेश होता है ना, वहीं एक पूर्ण महिला होती है। अब कई बार तो महिलाएं लाज में रह जाती है तो हिम्मत खो जाती है, हिम्मत खो जाती है तो उसकी जो मातृत्व खत्म हो जाता है। हमने बताया कि महिलाओं में ये तीनों को भी, हिम्मत की जगह पर हिम्मत आप दिखाओ और लाज को भी आप अपना गहना बनाए। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं। तो महिलाओं का वो रह रहा है, महिलाओं का फुटफॉल हो रहा है। हमने उसके लिए महिला पंचायत ही यहाँ पे बना दी। आज महिला जो हमारा जो 5 और 20 की जो पाक्षिक बैठक होती है, उससे पहले 1 से 5 के बीच में महिला शक्ति समूह की मीटिंग होना अनिवार्य है। और हमने ये निर्धारित कर दिया, हमारे सेक्रेटरी साहब को भी ये बता दिया कि जो पहला प्रस्ताव लिया जाएगा वो महिला शक्ति समूह का प्रस्ताव लिया जाएगा। तो महिलाएं अपनी जो भी समस्या पंचायत में रखते हैं उसको हम प्रायोरिटी से यहाँ पे रखते हैं। ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम क्या है, कैसे मतलब उस पर कैसे काम कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं सुरेश जी, ये बहुत एक अच्छी पहल है। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी सरकारी विद्यालयों में जो जिस प्रकार की एजुकेशन हो रही है, अपन किसी पे लांछन नहीं लगाते, लेकिन मैक्सिमम सिस्टम है उनका ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं। तो मैं एक बार स्कूल में गया तो मैंने 6th क्लास के बच्चे से अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछी, तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं बता पाया। तो मुझे उस दिन लगा कि मैंने कहा आने वाला जो युग है, हम हिंदी और राजस्थानी की हम बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश भी आज एक महत्वपूर्ण जरूरी हो गया क्योंकि आजकल हम बात करते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार से ग्लोबली हम बात करते हैं, तो इंग्लिश अगर आपको नॉलेज नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं आप अनपढ़ की श्रेणी में आते हैं। तो हमने देखा कि इंग्लिश के लिए बच्चों के लिए क्या करें। तो एक हमारा बीलाल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ से सुदीप्ति जी हैं, तो उनके सहयोग से हमने यहाँ पर एक क्लास चलाई है जहाँ पे हमने 52 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो 18 बच्चों के हमने बैचेज बनाए और वहाँ पे 3री क्लास से लेकर 6ठी क्लास के बच्चों को हम यहाँ पे उनकी शिक्षा की व्यवस्था पंचायत में ही करते हैं। फायदा मिल रहा है उससे, कुछ हो रहा है? उसका फायदा तो सर ये है कि आप उन बच्चों से जब बात करेंगे तो उन बच्चों में इतना जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, या जो अंग्रेजी के उनके शब्द उनको नए नए
शब्द वो सीख पा रहे हैं, तो उन शब्दों से वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे। अभी मैं बताऊं, मुश्किल से ये 3 महीने हुए हैं, लेकिन उन बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो इतना बढ़ गया। जो अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं बता पाता था, वो आज इंग्लिश के गीत गा के सुना रहा है। तो वो बदलाव है। हाँ। और ये पंचायत में हमने व्यवस्था की, उनके प्रोजेक्टर वगैरह, एक दिल्ली से टीचर है, उनको ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, और एक बच्चे को हमने यहाँ के उनके टीचर के रूप में यहाँ से निर्धारित कर रखा है। जाहोता हेरिटेज विलेज है, इसके उत्थान के लिए क्या किया है आपने? देखिए, कुछ और नवाचार क्या किया? इसको हेरिटेज को हमें समझना पड़ेगा। आज हम जो गाँव का शहरीकरण है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और कोरोना में हमने देखा कि गाँव का महत्व क्या है। आज शहर से लोग पहली बार ऐसा हुआ कि लोग गाँव की तरफ आए। अब हेरिटेज की बात करें तो हम विरासत की बात करें तो जो हमारे गाँव की जो मैं कहूँगा जो अगर विरासत जो थी वो एक बड़ी पहचान रखता था हमारा गांव, और ये उस समय का गांव है जो मतलब बहुत बड़ी इसकी एक पहचान उस वक्त हुआ करती थी। हमारे यहाँ से जो गन्ना होता था या जो गुड़ होता था वो लाहौर तक जाता था, उनके हमारे पास साक्ष्य आज भी हैं, वो रख रखे हैं। तो हमने सोचा कि कैसे हम एक हेरिटेज विलेज डेवलप करें। तो आज हम जो भी नया निर्माण करते हैं तो उसको हमारे राजस्थानी रूप में तैयार करते हैं। जैसे जयपुर हमारा पिंक सिटी है, तो हमने आसपास के जितने भी सरकारी संस्थान हैं जो गाँव में, हमने घरों पर भी हमने पिंक कलर किया है। उसके अलावा जो मांडने, जो दीवारें बनती थी, जो मेहराब वगैरह, हमने वो बना के उनको संजोने का कोशिश किया। हमारे यहाँ पे हमारे ठाकुर साहब हैं जिनका गढ़ एक वो हो गया था, लेकिन उनसे हमने निवेदन किया, आज उन्होंने अपने गढ़ को भी एक पूरा उस रूप में हेरिटेज के रूप में तैयार किया है। और इसके साथ हमने एक चीज़ ध्यान रखी कि हेरिटेज के साथ साथ हम गाँव को स्मार्ट भी कैसे बनाएं। स्मार्ट, तो अगर आप इसको ये बोलेंगे कि अगर स्मार्ट हेरिटेज विलेज है, हम उस दिशा में हमारा प्रयास कर रहे हैं। हमारे पीछे तुलसी दिख रही है ना, पंचायत के सामने तुलसी, ये क्या मतलब, किस तरह से? देखिए, तुलसी का तो हमारे जो हमारा एक हरियाली में नारी की भागीदारी करके हमारा महिला दिवस पर एक थीम था। उसमें सबने शपथ ली थी कि चाहे घर में एक ही पौधा हो, चाहे तुलसी का एक पौधा लगे, तो एक तो घर में पौधा होना तुलसी का आवश्यकता है। तुलसी का जो आध्यात्मिक महत्व शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो तो जानते हैं, लेकिन पंचायतों में देखने को नहीं मिलता ना तुलसी वगैरह। तो ये तुलसी का पौधा लगाने का उद्देश्य था कि ये जो जगह है इसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सरकारी संस्थान जितने भी होते हैं, जो भवन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थूकने का काम रहता था। तो यहाँ पर भी था। माफ कीजिएगा, मैं अपन लोग अभी तक इतने सभ्य नहीं हो पाए हैं कि कहीं भी सीडीओ में, सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में, कहीं भी जाते हैं, किसी भी सरकारी संपत्ति के अंदर अपन जाते हैं, तो अपने में अभी तक इतना सा भी मैनर्स नहीं आया है कि जहाँ चाहे अपन थूक देते हैं, गंदा कर देते हैं, रैपर फेंक देते हैं। निवेदन है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। और तो सरपंच साहब ने क्या आइडिया निकाला है थूक को रोकने के लिए, पीक को रोकने के लिए, वो देखिए। तो फिर हमने देखा, तो हमने यहाँ क्या, जब ज्वाइन किया तो यहाँ पर निशान थे, तो हमने सफाई करने की कोशिश, हमने उल्टी झाड़ू वगैरह चलाई, लेकिन वो साफ ही नहीं हो पाया। तो हमने देखा इसका क्या करें, तो हमने जगह को खोद के, या सीमेंटेड था पूरा, तो यहाँ पे मिट्टी विट्टी डाल के, वर्मी कंपोस्ट डाल के, कुछ फूलों के पौधे लगा दिए। तो हमने देखा कि इसको एक मतलब सम्मानित जगह कैसे बने। तो यहाँ पे कोई चप्पल लेके भी नहीं चढ़ता, इसलिए हमने तुलसी का पौधा भी यहाँ पे लगाया। एक आध्यात्मिक का एक केंद्र भी रहे और एक सम्मान है। आप सुबह जैसे आते हैं, जैसे घरों में पूजा करते हैं, वैसे यहाँ के अगरबत्ती यहाँ पे लगा दी जाती है, तो एक वातावरण शुद्ध भी होता है इससे, इसलिए लगाया। सर, बहुत सारे पहलुओं पर हमने आपसे प्रश्न पूछे, कुछ ऐसा जो हमसे छूट गया हो आप बताना चाहें? देखिए, मैं बताना जो चाहूँगा, एक तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ग्राम पंचायत के ऐसे ऐसे अनछुए विषयों पे यहाँ पर सवाल पूछा, और सबसे महत्वपूर्ण आज गांव बचाने की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही, आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँ कि हमें गाँव बचाने हैं। गाँव का मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ ये जानने की आवश्यकता। गांव एक ऐसा परिवार होता था जो कि कितनी बड़ी संख्या में होते हुए भी एक दूसरे के दुख में हमेशा साथ रहते थे। सुख में भले ही साथ रहे नहीं, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति पे दुख आता था तो पूरा गांव एकजुट होता था। आज भी हमें याद है, आज कोई गांव में डेथ हो जाती है तो पूरे घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाता है। तो हमें वैसे गांव स्थापित करने हैं, लेकिन कहीं भी हम ऐसा नहीं सोचा कि रूढ़िवादिताओं की वजह से हमारे गांव पीछे भी नहीं रहना चाहिए। तो वो स्मार्ट कैसे बने, वो डिजिटल शिक्षा पे कैसे जाए, वो सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहें, और कैसे हम हर गांव का सर्वांगीण विकास कैसे कर पाएँ, उस दिशा में हम सबको मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा देश गाँव का देश है, और इस गांव के देश को हम पूरी दुनिया में अगर हम बताना, हम कहना कि विश्व गुरु गांव बने, ये हमारा देश बनेगा, तो वो गांव के उत्थान से बन पाना उसका संभव हो पाएगा। बिल्कुल सर, आप इतने राज्यों में प्रशिक्षण देने जाते हो, और भगवान करे आप जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप एक दिन उस मुकाम तक जाएं। अगर मान लो आपको जैसे कभी कभी लगता होगा कि यार ये एक तरह से नेशनल समस्या है, अपने राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, अगर आपको एक दिन का सीएम या एक दिन का पीएम अभी बनने को, भगवान करे बाद में आप बने, लेकिन अभी मौका मिल जाए, तो आप किस पर काम करेंगे, किसको हटाएंगे कि ये बैन कर दूंगा और ये मैं लागू कर दूंगा? देखिए सर, आपका सवाल बड़ा ही मजाकिया भी है लेकिन एक गंभीर विषय भी आपने उठाया है।
तो यदि एक दिन का अगर मुझे समय मिलता है तो मैं सबसे पहले जो मुझे लगता है तो जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, चाहे वो राजनीति में बात करें या सरकारी तंत्र में बात लें, तो हमें भ्रष्टाचार पे काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। और हम जो बात करें ना विश्व गुरु की, या हम देश को आगे बढ़ाने की, या जो समृद्ध हमारा देश कैसे हो, जब तक हमें भ्रष्टाचार पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीज़ें सुधर नहीं पाएगी। क्योंकि हमें अपने पे काम करना है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मुझे खुद में बदलाव करने की आवश्यकता है, और ये मेरा बदलाव, हमारा बदलाव कब बनेगा, जब जाके हमारा देश हो जाएगा। तो सर, पंचायत में आमदनी का क्या सोर्स रहता है? आमदनी का देखिए, जैसे फंड जो होता है, जो राज्य सरकार का आता है, केंद्र सरकार का आता है, वो तो फंड होता ही है, लेकिन वो एक अपर्याप्त फंड मैं उसको कह सकता हूँ। क्योंकि आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जब हम अगर गांव की बात करें, 7,000 की आबादी का हमारा गांव है, तो वो फंड एक उतना बड़ा फंड नहीं होता। तो कई बार तो हम नेताओं के पीछे रहते हैं कि सांसद कोष है, अपना विधायक कोष है, राज्यसभा से होता है, पंचायत समिति से या जिला परिषद से जो होता है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा पीछे रहे, उतना फंड नहीं आ पाया। किंतु हमारे गाँव वालों ने जो मिलकर जो जनसहभागिता हमने की, हमारे यहाँ पे कई हमने वो तैयारी की। जैसे हमारे से पूर्व सरपंच साहब थे, जो भी सरपंच रहे, उन्होंने भी यहाँ पर इस गांव में काफ़ी प्रयास किए यहाँ के लिए। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे बैंक बनाया गया, तो आज बैंक की एक निश्चित राशि आती है जो हमारी पंचायत में निजी आय के रूप में आती है। यहाँ पे जो दुकानें हैं उनकी राशि हमारे यहाँ पर आती है। उसके अलावा हम स्वच्छता का टैक्स लेते हैं, 120 रुपये प्रति घर से हम जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं उसके हम रुपये लेते हैं। उसके अलावा हमारे एक न्यायपालिका यहाँ पे बनाई हुई है, तो कैसे हमारी पुलिस तक कोई बात नहीं जाए, यहीं से हाँ, जो हम गाँव में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं, वो उनका निपटारा हमारे सरपंच साहब किस तरह से करते हैं, वो एक विशेष बात आप जानिए। हाँ सरपंच साहब। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे लगभग हमारे यहाँ 13 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। उसमें हमने 13 समाज या 13 जातियों के लोगों को लिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी 2 जाति का, जैसे आप ब्राह्मण है, मैं राजपूत हूँ, अगर हमारे झगड़ा हो गया तो उन 13 में से इन 2 जातियों के लोगों को एक बार अवॉइड कर दिया जाएगा, और जो बचे हुए लोग हैं वो उसके न्याय की, यानी उस जाति का सम्मिलित नहीं रहेगा। हाँ, एक बार हम नहीं करते अगर किसी को आपत्ति होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बचे हुए लोग हैं उनमें भी हम दोनों पक्षों को ये पूछते हैं कि भाई आपको किसी इन और व्यक्तियों में भी कोई आपत्ति हो तो हम उनको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर न्याय की बात करते हैं। तो हम दोनों पक्षों से एक बार एक व्यक्ति बोलेगा जब दूसरा नहीं बोल सकता, इस प्रकार से दोनों व्यक्ति से पूछा जाता है। फिर उनको 10 मिनट का समय दिया जाता है। फिर वो 10 मिनट का समय जो न्यायपालिका होती है, जो हम लोग होते हैं, वो मिलकर उसका निर्णय हमारे अंदर तक रखते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या ये हमारा निर्णय मानेंगे। यदि उनके मन में संशय आ जाता है कि नहीं मानेंगे, तो फिर हम उनको वो नहीं, हम उनको निर्णय बताते नहीं है। और यदि दोनों पक्ष ये कहते हैं कि हम मानेंगे, फिर हम उनको निर्णय बताते हैं। वो निर्णय उनको मानना ही पड़ेगा। यदि उस निर्णय को नहीं, अच्छा, बताने से पहले उनको हाँ या ना करना पड़ेगा है? हाँ, हम पर भरोसा है या नहीं? हमें भरोसा नहीं, तो एक हम उनको मौका देते हैं। अभी तक तो ऐसा 16 मामले हुए, लेकिन उसमें अभी कभी ऐसा नहीं। 16 मामलों का निपटारा कर दिया? 16 में से 14 का हम 14 का कर दिया है। और वो उसमें जो फिर होता है, फिर अगर कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो ये जो न्यायपालिका है या ग्राम पंचायत का कोई भी उसका जो भी प्रतिनिधि इसमें वो उलझेगा नहीं। वो फिर उससे नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके घर में कदम नहीं रखते। अच्छा, कभी जाएंगे नहीं? उसके घर में नहीं जाएंगे। तो आप सोचिए उसका एक समाज से निष्कासित हो जाना, निष्कासन हो गया। तो एक ये उसके लिए डर भी है, और एक उसके लिए ये भी है कि न्यायपालिका अगर कोई कर रही है तो वो आपका भलाई चाहती है। पंच में परमेश्वर होता है, वो पंच में परमेश्वर के रूप में करते हैं। और अभी तक ईश्वर की ऐसी कृपा रही है, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी मान के ये चीजें करते हैं। अभी तक जितने भी विवाद हैं उनको हमने सकुशल यहीं पे करवा लिया। आज जब भी केस नहीं हो पाते, आज उसके लिए अभी मुझे जो अभी डिप्टी मैम आए थे, उन्होंने अवार्ड भी दिया कि आपसे भाई हमारे एक जाहोता पंचायत, लेकिन आज तक हमने नाम केस के मामले में यहाँ नहीं सुना। तो ये हमारे गांव के लिए, मैं तो उन लोगों को, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो इसमें आगे आके काम कर रहे हैं ना, ये उनकी मेहनत है एक्चुअली। मैं उसमें इतना बड़ा प्रतिभागी नहीं हो सकता। ये श्रेय मैं मेरे गाँव को देना चाहूँगा कि वो ऐसे विषयों पर। तो उससे इनकम कैसे होती है? उससे इनकम ऐसे होती है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर एक केस होगा तो पुलिस के पास, वकीलों के पास, आवागमन में कितना खर्च होता है, तो हम उनको निर्धारित करते हैं कि मिनिमम 1 रुपया आपको मैं देना है। तो आपको एक राशि इसके बदले में आपको देनी पड़ेगी। तो उसमें हम राशि न करके कई बार हम कहते हैं जैसे वाटर कूलर्स उसमें लग जाते हैं। अभी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र थे, 6 पंखे नहीं थे, अभी एक से हमने 6 पंखे ले लिए। अभी विश्व पर्यावरण दिवस के समय एक सुझाव रखे, उसने 101 पीपल के पेड़ दिए, उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, 101 पीपल के पेड़ दिए। तो ऐसे कई बार हम उनसे इस प्रकार की राशि या कोई भी वस्तुएं हम उनसे ले लेते हैं। बहुत बातें, और एक तरह से मेरा भी आज प्रशिक्षण हो गया। मैंने भी बहुत कुछ सीखा ग्राम पंचायतों के बारे में। और मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करता हूं, आप चाहे सरपंच बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप पंचायत के जिम्मेदार नागरिक हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने साथियों को, ये वीडियो ना हो करके मैं इसको एक प्रशिक्षण का वीडियो कहूंगा, कि इससे आपको ये सीखने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि एक ग्राम पंचायत चाहे तो जन सहभागिता से एक सरपंच कितने नवाचार करके आमदनी ही नहीं
गांव को स्वच्छ, साफ और अच्छा ही नहीं, उसे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम श्याम प्रताप सिंह राठौड़ जी का, जिन्होंने हमें समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। शीघ्र ही हम अगला एपिसोड लेके आएंगे आपके लिए कि और क्या क्या हम नवाचार कर सकते हैं। आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब कुशल रहे, आप साफ सुथरा रखें और अपने गांव को जीवंत रखने के लिए, अपने गांव की भलाई के लिए निरंतर काम करते रहे। मैं सुरेश शर्मा नांगल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं भी सुरेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने गाँव के विषयों पे ये आपने पॉडकास्ट चालू किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं, साथ ही ईश्वर से मंगल कामना ये करते हैं कि आप जिन मुद्दों को उठाएं, समाज में उस मुद्दों के माध्यम से नए बदलाव आए और हमारा देश और हमारे गाँव आगे बढ़े। धन्यवाद। जी साहब, राम राम साहब।